गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको पल्लव वंश। पल्लव वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके प्रमुख राजा कौन कौन रहे और कहाँ पर शासन किया और क्या इस वंश की विशेषताएं। तो वीडियो को पूरा देखें आप, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब हमारा, दक्षिण भारत के राजवंश, मतलब दक्षिण भारत में किन किन डायनेस्टियों ने शासन किया। अब देखिए दक्षिण भारत के राजवंशों में पहला राजवंश आता है हमारा पल्लव वंश। अब देखिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी और इसका शासन कब से कब तक रहा, तो 575 से 600 ईस्वी तक इसने शासन किया दक्षिण भारत में। और इसकी राजधानी क्या थी, तो कांची। कांची तमिलनाडु में आती है, जिसे कांचीपुरम भी कहते हैं। ठीक है, कांची या कांचीपुरम सिंह विष्णु की राजधानी थी और ये शासन कहाँ पर किया इसने, तो तमिलनाडु में किया। और ये कौन से धर्म का अनुयायी था, तो वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था, वैष्णव धर्म को ये मानता था। इसके बाद देखिए यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, किरातार्जुनीयम। पुस्तक के लेखक कौन है, किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखी किसने, तो भारवी ने लिखी है। ठीक है, भारवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, किरातार्जुनीयम। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए जो किरातार्जुनीयम है, इन्होंने, ये पुस्तक के लेखक हैं भारवी, ये भारवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सिंह विष्णु, और भारवी किसके दरबार में था, किसका दरबारी विद्वान है, तो भारवी सिंह विष्णु के दरबारी विद्वान है, उनके दरबार में थे ये। ठीक है, इसके बाद देखिए पल्लव वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से हुए, इस वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से, तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका शासनकाल कब से है, तो 600 से 630 तक। फिर आता है नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668। फिर इसके बाद आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670। फिर आता है अगला आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम, इसका शासनकाल है 670 से 700। फिर आता है नरसिंह वर्मन सेकंड, इसका शासनकाल कब तक रहेगा, 700 से 728। और नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्मन 730 से 800 तक इसने शासन किया, नंदीवर्धन वर्मन ने। अब देखिए मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है, ये एक ग्रंथ है, महेंद्र वर्मन ने की। ठीक है, किसने लिखा है, तो महेंद्र वर्मन ने लिखा है। ठीक है, मत विलास प्रहसन। इसके बाद देखिए महेंद्र वर्मन शुरू में, मतलब प्रारंभ में जैन मतायु था, मतलब ये प्रारंभ में किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को। जो महेंद्र वर्मन था ये किस धर्म को मानता था, तो ये जैन धर्म को मानता था। परंतु बाद में तमिल संत अप्पर, कौन है तमिल संत, ये नाम पूछा जाता है, तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर ये शैव धर्म का अनुयायी बन गया। मतलब पहले जो महेंद्र वर्मन था वो जैन धर्म को मानने वाला था, फिर बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आता है और वो अपना धर्म चेंज कर देता है और वो शैव धर्म का अनुयायी बन जाता है, मतलब शैव धर्म को मानने वाला हो गया। इसके बाद देखिए मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, कई परीक्षाओं में आए। ठीक है, अब देखिए महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहते हैं, महाबलीपुरम में जो एकाश्म मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है, तो रथ मंदिर कहा जाता है। इनका निर्माण किसने करवाया, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जरूर नोट करें। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन मंदिरों को ही क्या कहते हैं, रथ मंदिर कहते हैं। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी बताई गई है, तो रथ मंदिरों की संख्या 7 है। कितने हैं रथ मंदिर, रथ मंदिरों की संख्या 7 है, मतलब जो रथ मंदिर है उनकी संख्या 7 बताई गई है। और रथ मंदिर में से सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, द्रौपदी रथ मंदिर है। द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई अलंकरण नहीं किया गया है। इसके बाद देखिए वह महामल्य की उपाधि धारण किसने की थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने उपाधि धारण की थी। और इसके शासनकाल में कौन आया, तो चीनी यात्री हुएनसांग आया था। ठीक, जो कहाँ आया था, ये कांची की यात्रा पर आया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर समझना, कई बार पूछा जाता है कि भैया हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था, तो हुएनसांग आया था। तो हर्ष का शासन कहाँ था, उत्तर भारत में, और इसका शासन कहाँ पर था, तमिलनाडु में। तो ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो दक्षिण भारत में जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसके दरबार में कौन आया, चीनी यात्री हुएनसांग आया था। ठीक है, जो कांची आया था। ठीक, अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, नरसिंह वर्मन हो गया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतायुनि था। ठीक, मतलब जो परमेश्वर वर्मन इसका उत्तराधिकारी हुआ, ये कौन से धर्म को मानता था, तो ये शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म का ये क्या था, अनुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणजय, अंत काम
उग्रदंड, गुणभंजन आदि उपाधियां ग्रहण की थी। ठीक है, इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मामल्लपुरम में कौन सा मंदिर बनवाया था इसने? गणेश मंदिर बनवाया था। ये महत्वपूर्ण है। और अभी जस्ट यहाँ पर ध्यान रखें, यहीं पर चीनी राष्ट्रपति भी आए थे मामल्लपुरम में। ठीक है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका स्वागत किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था, उसने विद्या विनीत नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, विद्या प्रेमी था और उसने कौन सी उपाधि धारण की? विद्या विनीत नामक उपाधि धारण की। इसके बाद देखिए, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन सेकेंड था। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 730 ईस्वी में। कब किया था? अरबों के आक्रमण भारत में कब हुए? 730 ईस्वी में अटैक होते हैं भारत पर। और उस समय पल्लव राजा कौन था? तो पल्लव राजा कौन था भैया? नरसिंह वर्मन सेकंड। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अरबों के आक्रमण के समय दक्षिण भारत का राजा कौन था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड उस समय दक्षिण भारत का राजा था। ठीक है, पल्लवों का राजा था। उसने राज सिंह, राजाओं में सिंह, राज सिंह राजाओं में सिंह। देखिए, आगम प्रिय, आगम प्रिय का मतलब होता है शास्त्रों का प्रिय। ठीक है, शास्त्रों का प्रिय और शंकर भक्त शिव की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मंदिर कई बार पूछा गया है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, सेकंड ने। अब देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिद्धेश्वर मंदिर, देखिए जो कांची का कैलाश मंदिर है, इसे ही क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ कला की शुरुआत होती है। कौन सी कला की शुरुआत होती है? द्रविड़ कला की। ठीक है, महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अब देखिए, जो द्रविड़ कला होती है, दक्षिण भारत में मंदिर आपको पिरामिड के आकार के मिलेंगे। ठीक है, तो ये मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं। ठीक है, किस प्रकार के मिलेंगे? पिरामिड के आकार के। तो ये द्रविड़ शैली में बने हैं। तो द्रविड़ शैली आपको मिलेगी दक्षिण भारत में। ठीक है, इसके बाद उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में मिलेंगे आपको? तो नागर शैली में मिलेंगे। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर है वो कौन सी शैली में मिलेंगे? नागर शैली में। एक अपवाद कौन सा है? तेली का मंदिर, जो कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो उत्तर भारत के सभी मंदिर नागर शैली में मिलेंगे। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में मिलेंगे आपको? द्रविड़ शैली में। महाराष्ट्र और कर्नाटका के मंदिर आपको मिलेंगे बेसर शैली में। ठीक है, कौन सी शैली में मिलेंगे यहाँ के मंदिर? बेसर शैली में। ये जरूर ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मंदिर कौन सी शैली में, या दक्षिण भारत के मंदिर कौन सी शैली में, या बेसर शैली में कौन से मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद मूर्तियाँ लगी हुई। ठीक है, जो कांची का कैलाश मंदिर है उसमें जो पल्लव राजा और रानी हुए उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई, उन्हें आदमकद मूर्तियाँ कहते हैं। ठीक है, और दश कुमार चरित्र, ठीक है, के लेखक कौन है? दंडी। दश कुमार चरित्र एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है? दंडी ने की है। और ये नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबारी विद्वान थे, उनके दरबार में रहते थे। ठीक, इसके बाद देखिए कांची के मुक्तेश्वर मंदिर। ये मंदिर कई बार पूछे जाते हैं कि मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया कांची में? तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नंदी वर्मन सेकंड, नंदी वर्मन सेकंड ने करवाया। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमड़ाई अलवरे नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, मतलब इनके दरबार में रहने वाले महत्वपूर्ण संत थे। ठीक है, देखिए ये पल्लव वंश हो गया है आपका। अगला